हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम इस चैनल पे साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 से बैच 2024 एंड 25 के लिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस साल पूरा सिलेबस वापस से कंप्लीट करेंगे, लेकिन वन शॉट वीडियो के फॉर्म में। साथ साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो को एंड तक देखना और इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कहा जाता है। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसका डिस्कशन मैं आप लोगों को वापस से कर देता हूं, आपको वापस से याद आ जाएगा कि आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था। ऐसी कोई भी चेंज जहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन अपने ओरिजिनल स्टेट में होता है तो उसको हम कहते हैं कि सिर्फ वहां पे Fe के एटम्स है। Fe का मतलब आयरन, सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आयरन का रस्टिंग हो जाता है तो आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, जिसको हम Fe2O3 कहते हैं। दैट मींस जब एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, साथ साथ में केमिकल रिएक्शन भी। फिर आप लोगों ने सुना होगा इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में वहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, वाटर सिर्फ अपना स्टेट चेंज करता है। इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जैसा हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उस चीज को कहा जाता है केमिकल चेंज, और उस केमिकल चेंज के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, वो एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है सॉरिंग ऑफ मिल्क। जब आपने देखा होगा कि समर सीजन में हम मिल्क को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो मिल्क का कन्वर्जन हो जाता है कर्ड में, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो सॉर हो जाता है। तो जब एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क भी उसका एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम अंदर की तरफ हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया जो एक सब्सटेंस था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। दैट मींस यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बाहर आया, इसलिए रेस्पिरेशन को भी हम कहते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। सिमिलरली डाइजेशन। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तब हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। साथ साथ में एक एसिड रिलीज होता है, जैसे जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, पेप्सिन है। वैसे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डाइजेशन को भी कहा जाता है कि वो एक केमिकल चेंज है। साथ साथ में है बर्निंग ऑफ कोल। जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे गैस निकलती है, उस गैस को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्मोक निकलता है, ठीक है। तो जब भी कोल है, पेपर है, किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं तो वो भी एक केमिकल चेंज है, वहां पे एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोल की बात करें तो कोल जो है वो एक्चुअल में कार्बन से फॉर्म होता है, कार्बन ही होता है कोल के अंदर। जब उसको हम बर्न करते हैं, बर्न करेंगे मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं पे भी बर्निंग वर्ड लिखा है तो उसको कंबशन प्रोसेस कहते हैं, और कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन कभी भी
कंबशन होता नहीं है। दैट मीन्स कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये आपको याद रखना है। और बीच में एक एरो ड्रॉ किया जाता है और एरो के उस तरफ लिखा जाता है एक नया सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट कहेंगे, उससे जो नया सब्सटेंस बना उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस केस में जो प्रोडक्ट बना वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये है हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन कोई भी केमिकल चेंज का। ये जो लिखने का तरीका है उस लिखने के तरीके को हम कहते हैं कि ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एक्सपेरिमेंट भी है, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये रही मैग्नीशियम रिबन जो मेरे हाथ में है। इसको यूज किया जाता है क्रैकर्स में, फायर वर्क्स में। आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे डिफरेंट टाइप के पटाखे जलाए होंगे, डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पटाखों को जलाने के बाद व्हाइट कलर की लाइट आती है। एक्चुअल में जो व्हाइट कलर की लाइट आती है वो मैग्नीशियम की वजह से आती है। यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम की स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को जब मैं बर्न करता हूं तो किस तरीके से ये बर्न होती है, कौन सी नई चीज फॉर्म होती है, वो सब कुछ अब हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में इस फॉर्मेट में केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे पास ये मैग्नीशियम की रिबन थी। जब हमने उसको कैंडल की हेल्प से बर्न किया तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो कंबशन प्रोसेस होती है। उस कंबशन प्रोसेस में आपने नोटिस किया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म होता है जिसका व्हाइट कलर होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं YKL, यानी कि याद कर लेना। बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब समझना कौन से कलर की लाइट रिलीज होती है, ये भी आपके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कहा जाता है व्हाइट डेजलिंग लाइट। ठीक है, ये कलर याद रखना है। केमिस्ट्री के अंदर कलर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कौन सा कलर का सब्सटेंस किसके साथ रिलेटेड है वो आप लोगों को खास करके याद रखना है। ये चीज याद रखोगे कि व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिस पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोगों को याद रखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगेन मेरे क्या हो गए, रिएक्टेंट। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। व्हाइट कलर का पाउडर याद रखना है, व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट रिलीज होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है इसको कभी भी ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जाता। बिकॉज मान लो कि ये रहती है तो उस केस में क्या होगा कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करने लगती है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर।
मान लो मैंने इसको, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए ये ओपन है, इसको मैं 2-3 दिन तक ओपन रखता हूं, तो एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करने लगेगी और इसके ऊपर बहुत ही थिन लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म हो जाएगी। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो कंबशन को रोकेगी। मतलब कि जब मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिप को जलाने का ट्राई करूंगा कैंडल की हेल्प से, तो वो जलेगी नहीं, उसका कंबशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस केस में मान लो एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें सैंड पेपर का यूज करके सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना पड़ता है। हमें मार्केट में इजीली सैंड पेपर मिल जाता है, उस सैंड पेपर को हम इसके ऊपर रब करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर एक बार रिमूव हो जाएगी, उसके बाद इसका कंबशन प्रोसेस हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस। जब भी दो केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम टोटल 4 to 5 ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के लिए 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन जो हम नोटिस कर सकते हैं वो है चेंज इन स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे केमिकल सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, आपको पता है कि कोल का जो स्टेट है वो सॉलिड होता है, कोल के अंदर होता है कार्बन। जब भी हम उसको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एक गैस होती है, तो जो सॉलिड कार्बन था वो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का कन्वर्जन हो गया गैस में, जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। वैसे ही जब मान लो कि हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो पेट्रोल के अंदर भी होता है कार्बन। कार्बन वहां पे होता है लिक्विड स्टेट में। जब पेट्रोल बर्न होता है तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। पेपर को जब हम बर्न करते हैं तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दैट मींस चेंज इन स्टेट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों को याद रखना है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोगों को याद रखना है कि आयरन का जो ओरिजिनल कलर है वो ग्रे होता है। ये चीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आयरन का कलर ग्रे होता है। जब भी आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर वेपर, उन सब के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म होती है। रेडिश ब्राउन कोटिंग, ये आप लोगों को याद रखना है। उस कोटिंग को कहा जाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है। उस कोटिंग को रस्ट कहते हैं और आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। अब ये भी चीज आप याद रखोगे कि रस्ट का कलर हमेशा क्या होता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि मान लो एप्पल को मैंने कट करके ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है तो एप्पल का कलर भी ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। वैसे बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी इवेंट्स होती है जहां पे कलर चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर इज अवर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे गैस भी रिलीज हो सकती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जैसे कि जिंक जो एक मेटल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये चीज याद रखनी है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है वो एक्वस फॉर्म के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सॉलिड मतलब नीचे एस लिखा जाएगा, एक्वस है, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन, यहाँ पे HCl सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उसके साथ वाटर मिक्स है। तो एक्वस फॉर्म में जब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl है, मैंने आप लोगों को नीचे लिंक में एक फॉर्मूला शीट दी है। उस फॉर्मूला शीट में से आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में जितने भी फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं वो उस पर्टिकुलर शीट में से मिल जाएंगे। आप उस शीट को डाउनलोड कर लेना। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे एक्वस फॉर्म में जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो उसके लिए यहाँ पे अपवर्ड एरो से शो किया जाता है। नेक्स्ट, मान लो हमारे पास वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है। जब भी उसमें से हम करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इस तरीके से वहां पे गैसेस रिलीज हो सकती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आइदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आप लोगों को याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैंने इसका एग्जांपल आपको यहां पे दिया है। मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम वाटर को मिक्स करते हैं एक बीकर के अंदर तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। लाइम वाटर, ये है क्विक लाइम, ये है लाइम वाटर। साथ साथ में जब आप बीकर को टच करोगे तो आपको फील होगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। क्यों हो चुका है टेम्परेचर इंक्रीज? क्योंकि वहां पे हीट रिलीज होती है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती हो, जहां पे हम प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखते हैं, हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन में पूछा जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसका ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो नेक्स्ट वाला है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे लेफ्ट साइड पे हम हीट लिखते हैं, ऐसा रिएक्शन जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, हीट लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वर्ड आपको याद रखना है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। कैसे याद रख सकते हो? एक्सो का मतलब एग्जिट, ऐसे याद रखना है। थर्म का मतलब हीट, जहां पे हीट एग्जिट करती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जहां पे हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट हम रिएक्टेंट की तरफ देते हैं, तो उस केस में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब उसको हीट किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को हीट करते हैं, तो उस केस में नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। ये थी हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक।
हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये ऐसा वर्ड है जो आप लोगों ने पहली बार सुना है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो। मान लो कि मैं सैंड और वाटर को मिक्स करने का ट्राई करता हूं, तो सैंड कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होगी, तो मैं सैंड को कह सकता हूं कि वो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है। वैसे ही जब मैंने दो केमिकल सब्सटेंस को मिक्स किया और एक इनसॉल्यूबल सॉलिड बना, उस इनसॉल्यूबल सॉलिड को मैं कहूंगा प्रेसिपिटेट। ये वर्ड आप लोग खास करके याद रखना। इसकी एक एक्टिविटी आप लोगों को गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसपे से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस एक्टिविटी के अंदर हम दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं। फर्स्ट केमिकल है लेड नाइट्रेट, जिसको PbNO3 ट्वाइस इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जो एक एक्वस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड, जिसको KI कहा जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड बनता है, जिसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड, जिसका कलर येलो है। अगेन YKL क्वेश्चन, मतलब कि याद कर लेना, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है। लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। कैसे ये रिएक्शन होता है, तो याद रखना बहुत सिंपल है। पहला जो पार्ट होता है वो मेटल का होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। आगे का पार्ट जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन होता है, जो पीछे का पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, तो पोटेशियम मेटल है तो ये पॉजिटिव होता है, आयोडीन माइनस वाला होता है। तो ये जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से PbI2 बन जाता है, और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, जिससे KNO3 बन जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है, एज इट इज याद रखोगे। आगे ये 2 लिखा है, इसको कहा जाता है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग अभी हम थोड़ी देर के बाद सीखने वाले हैं। इस रिएक्शन को एज इट इज याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है वो पूछा है। बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। कलर आप लोगों को याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है। ये थी हमारे 5th और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं गिव रीजन के क्वेश्चंस, जो 2 मार्कर्स के क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट गिव रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेडली पूछा जाता है, जो आपकी एक्सरसाइज के भी अंदर है, वो है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सप्लेन करो। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से समझना। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो उस फूड के अंदर होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जिसको हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उन सबको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो फूड के अंदर होता है। जब भी वो फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है, साथ साथ में बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको एंजाइम्स कहा जाता है। जो आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हो, एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जब ये एंजाइम्स इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम्स करेंगे। कौन सा सिंपल सब्सटेंस बनता है, तो नाम याद रखना है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में फॉर्म हो गया, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये ग्लूकोज हम ब्रीदिंग करेंगे, इनहेलेशन करेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता ही है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमें वार्म फील होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। साथ साथ में स्वेट प्रोड्यूस होता है, पसीना आता है, जिसको हम वाटर कहते हैं।
और साथ साथ में एनर्जी मिलती है। जब हम खाना खाएंगे तो रेस्पिरेशन के साथ हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। जब राइट साइड में एनर्जी या तो हीट लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन जो है वो एक टाइप की गैस है जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं। जब मीथेन बर्न होता है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपको एक्सप्लेन करने का पूछते हैं। मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4। जब हम उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होती है तो अगेन उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप लोगों को 1 मार्क्स में बैलेंसिंग के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और लास्ट एक गिव रीजन पूछते हैं कि डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर का मतलब क्या हुआ? जो वेस्ट फूड बचता है जब वो सड़ जाता है, यानी कि वो जब डीकंपोज हो जाता है तो उस केस में वहां पे स्मेल आती है। आपने नोटिस किया होगा। क्यों स्मेल आती है? क्योंकि डीकंपोजिशन के वक्त वहां पे गैस बनती है जिसको हम बायोगैस या तो मीथेन कहते हैं। उस रिएक्शन में भी साथ साथ में हीट रिलीज होती है, इसलिए हम इसको भी कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों को ये तीनों गिव रीजन याद रखने हैं। ये 1 मार्क्स में, ये 1 मार्क्स में और ये 2 मार्क्स में रिपीटेडली बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टोटल हमें 2 टाइप्स के केमिकल इक्वेशन स्टडी करने हैं। एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके रिलेटेड आपको बैलेंसिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक इक्वेशन बनाना होता है और बाद में उसको बैलेंस करना होता है। हमें क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया होता है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे। ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होते, ऐसे टाइप के केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें पता है कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? 1। यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है? 1। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो वो इक्वल है, मतलब कि मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स की बात करोगे तो 1 है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम ऐसे टाइप के इक्वेशन को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो एक ही सिंपल लाइन का आंसर है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स कंजर्व्ड। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए, कोई नए एटम्स फॉर्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो उससे मुझे हमेशा 32 प्लस 12 यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 44 से कम मिले या तो 44 से ज्यादा मिले। इस चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल मास का एडिशन होता है, कोई नया मास प्रोड्यूस नहीं होता, ना तो कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। तो हमेशा जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम्स होते हैं उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
इसलिए बैलेंसिंग किया जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स, आप लोग नोटबुक में नोट कर लेना कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो रिपीटेडली 1 मार्क में या तो 2 मार्क में पूछा ही जाता है, और उसके टाइप्स भी आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर इक्वल है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम फर्स्ट बैलेंसिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती है तो H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम हमेशा काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। वो काउंटिंग करने के बाद बैलेंसिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करें तो 2 गिवन है, H2 लिखा है मतलब कि देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। राइट हैंड साइड पे काउंट करें तो यहाँ पे भी H2 है, दैट मींस राइट हैंड साइड पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल है, वो हम बैलेंस नहीं करेंगे। फिर पूछा है ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 2, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। अब बैलेंसिंग करने के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन करना है। अब समझना किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो अगर यहाँ पे 2 है और मुझे यहाँ पे भी 2 लाना है तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2। दैट मींस अब मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो राइट हैंड साइड पे जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मैं एक पर्टिकुलर एटम को बैलेंस करता हूं तो दूसरा एटम अनबैलेंस्ड हो जाता है। समझना इसको, जब मैंने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ तो हमने काउंट कर लिया, अब ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा, मतलब कि 2 into 2। अब राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स 4 हो चुके हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 2। तो अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, अब मुझे 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वो लेफ्ट हैंड साइड पे किया, किसके लिए किया हाइड्रोजन के साथ, तो जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है वहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे 4, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, N2 plus H2 gives NH3। जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। NH3 का मतलब अमोनिया गैस। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, एक है नाइट्रोजन एटम और दूसरा है हाइड्रोजन एटम। अब हम काउंट करते हैं, नाइट्रोजन 2 है मतलब कि यहाँ पे LHS पे आएगा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन आएंगे 1। हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो मतलब नाइट्रोजन भी इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, हमें दोनों को बैलेंस करना है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गिवन हो तो उसको हमेशा लास्ट में बैलेंस करने का ट्राई करना,
उससे सॉल्यूशन इजी हो जाता है, फास्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले अगर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन जहां पे भी गिवन है वहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हो गया, तो 2 इंटू 3 मतलब कि अब जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 3 लिखे थे वो हाइड्रोजन अब हो चुके हैं 6। और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब काउंट करो, नाइट्रोजन 2 है, इक्वल हो चुका है, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 2 इंटू 3 6। दैट मीन्स हमने ये क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया। सिमिलरली हमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन करना है कि Zn, ये इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। जब भी जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो वहां पे जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। काउंट करेंगे यहाँ पे एटम्स तो एक Zn है, एक H है और नेक्स्ट Cl है। Zn काउंट करोगे तो यहाँ पे 1 आएंगे, यहाँ पे Zn काउंट करोगे तो 1 आएगा। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट करो तो 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 2 है, Cl को काउंट करोगे यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे Cl को काउंट करोगे तो 2 है। हमारे पास Zn इक्वल है लेकिन H और Cl जो है वो डिफरेंट है। अब अगर मैं Cl को बैलेंस करने का ट्राई करूं, सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लास्ट में देखेंगे, तो Cl को अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे 2 है उसके वहां पे हम आगे लिख देंगे 2। तो जब मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया Cl से तो हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हाइड्रोजन है वो भी अब 1 की जगह पे 2 हो चुका है। तो जब मैंने Cl को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मींस ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से रिएक्शन दे दिया होगा कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। याद हो तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और मैंने आपको बोला था कि कलर याद रखना है। एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सिर्फ ये वाला पार्ट दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, आप लोगों को इन सब के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला की लिस्ट नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे आपको चैप्टर में यूज्ड जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस होता है, पोटेशियम आयोडाइड का Ki, लेड आयोडाइड का PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। ये फॉर्मूलाज आपको सबसे पहले नोट कर देने हैं। फिर हमें नंबर ऑफ एटम्स लिस्ट करने हैं। एक हमारे पास लेड का एटम है, फिर पोटेशियम का है, फिर आयोडीन का है। और एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, जो हमारे पास ब्रैकेट में एटम्स है उसको मैंने एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया है। जैसे कि ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स है, मैंने उसको कंबाइन फॉर्म में लिखा है। क्यों ऐसा किया है? सो दैट हमारा आंसर बहुत फास्ट आ जाए। कैसे आने वाला है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले Pb को काउंट करो। लेफ्ट हैंड साइड पे Pb1 है, राइट हैंड साइड पे भी Pb1 है। पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, पोटेशियम राइट हैंड साइड पे भी 1 है। आयोडीन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, आयोडीन राइट हैंड साइड पे 2 है। अब NO3 को काउंट करो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है इसलिए NO3 हमारे पास 2 है।
यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है NO3 का, इसलिए यहाँ पे 1 है। अब अच्छे से समझना, सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पे ब्रैकेट आता हो वहां पे तुम ब्रैकेट को प्रायोरिटी दोगे। दैट मीन्स सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे NO3 2 टाइम्स है, यहाँ पे NO3 1 टाइम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 2 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे जहां पे भी NO3 है वहां पे हम आगे लिख देंगे 2। अब इससे क्या डिफरेंस आया, जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो K भी मेरा 2 टाइम्स हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास K है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे K जो है वो 1 की जगह पे 2 हो चुका है। तो अब मैं अगर K को बैलेंस करूं तो मुझे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो K बैलेंस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने K को 2 से मल्टीप्लाई किया तो I का नंबर भी चेंज हो गया, मतलब कि ये जो I जो पहले 1 था वो कितना हो चुका है 2। तो देखो मेरे I लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल हो गए, K भी मेरे इक्वल हो गए, NO3 भी इक्वल हो गए और P भी ऑलरेडी इक्वल था, सब कुछ यहाँ पे इक्वल हो चुका है। तो ये बनेगा उसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 में गिवन है phosphorus burns in chlorine to form phosphorus pentachloride। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। फॉस्फोरस का मतलब होता है P, ठीक है। वो जब क्लोरीन के साथ बर्न होता है तो Cl, जिससे बनता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है वो 4 होती है, इसलिए यहाँ पे आएगा P4। अब क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक गैस है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा Cl2 और बाद में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला होता है PCl5। इस क्वेश्चन को अब हमें बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे P काउंट करोगे तो 4 मिलेंगे, राइट हैंड साइड पे P काउंट करोगे तो 1 मिलेगा। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट करोगे तो 2 मिलेंगे, क्लोरीन राइट हैंड साइड पे काउंट करोगे तो 5 मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस को बैलेंस करना चाहे तो 4 है, यहाँ पे 1 है, इसको अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग काउंट करो तो 4 into 5 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे मेरे पास Cl जो है वो हो चुके हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करो, मेरे पास Cl 20 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 10 से। तो यहाँ पे मैं आगे लिख दूंगा 10, तो P4 प्लस 10 Cl2 गिव्स यहाँ 4 PCl5। इस तरीके से हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। हमारा 50% जितना चैप्टर हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये अब एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन दिखने वाले हैं। उन सब के एक्सपेरिमेंट्स आपको टेक्स्ट बुक में दे दिए हैं, उन सब के इक्वेशंस, बैलेंसिंग, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अभी हमने सिर्फ इसके नेम डिस्कस कर लिए हैं, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब होता है कंबाइन होना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में टू या तो उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट है, जब वो कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए बैलेंसिंग के वक्त, जैसे कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है तो हम लिखते थे N2 और H2। ये हमारे दो रिएक्टेंट हो गए, वो दोनों कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया अमोनिया गैस, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, ये जनरल इक्वेशन लिखना है और फिर उसके एग्जाम्पल, साथ साथ में आप लोगों को इसके स्टेटमेंट लिखना भी आना चाहिए। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? तो व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स अमोनिया गैस। इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है कार्बन, जो एक रिएक्टेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसका भी स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए कि व्हेन कंबशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस, यानी कि जब हम कार्बन को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, then it forms कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। जब भी हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हो कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स लाइम वाटर। ठीक है, इस तरीके से बेसिक स्टेटमेंट लिखना आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वैसे ही एक और हमने देखा था कि जब हम मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे आपको 3 to 4 मिनिमम रिएक्शन याद रखने हैं। ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, जनरल इक्वेशन याद करना पड़ेगा और ये लिख दोगे तो आप लोगों को 2 मार्क्स से 3 मार्क्स डिपेंडिंग जो आपको पूछा है क्वेश्चन में उतने मार्क्स का आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि दो या तो उससे ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि हमारे पास जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक होगा, उसका स्प्लिटिंग होगा इनटू 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। तो जब भी एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है और मल्टीपल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उसको कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमें इस सिलेबस में टोटल 3 टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टडी करने हैं। उसमें से जो फर्स्ट आता है वो है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो वर्ड थर्मल है उससे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जब भी कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है बाय यूजिंग हीट तो उसको हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हीट सप्लाई की जाती है एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस में, अब वो ब्रेक कर जाएगा और बाद में सिंपल सब्सटेंसेस वहां पे फॉर्म होंगे। हमें टोटल 2 रिएक्शन याद रखने हैं। फर्स्ट है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेड नाइट्रेट का है। अब ये एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। सबसे पहले हम लेड नाइट्रेट का पाउडर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं
और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हीट किया जाता है। जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर कलरलेस पाउडर है, ये सिंबल आपको याद रखना है, ट्राइंगल जो है वो हीट को सजेस्ट करता है। हीट सप्लाई करने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है। लेड नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में, और ये जो कलर में चेंज आ रहा है वो आपको याद रखना है। लेड नाइट्रेट जो कलरलेस था वो कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में, जिसका कलर येलो होता है। साथ साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसको हम NO2 कहते हैं। साथ साथ में आपको कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए नीचे लिखा है ब्राउन फ्यूम्स। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, इसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को लिखना आना चाहिए। वैसे ही हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट के साथ जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनका काम होता है यहाँ पे कलर प्रोवाइड करना। जब भी FeSO4 जिसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं तो इसको एक स्पेसिफिक कलर मिलता है जो होता है ग्रीन कलर, जो आपको याद रखना है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। जब भी इसको हम हीट करते हैं तो फर्स्ट केस में ये पर्टिकुलर वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से FeSO4 व्हाइट कलर का मिलेगा और 7H2O वहां से स्प्लिट हो जाएगा। फर्दर जब हम फेरस सल्फेट जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ चुका है, एनहाइड्रस फॉर्म में आ चुका है, उसको हीट करते हैं तो वो Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड और साथ साथ में SO2 और SO3 इस गैसेस में रिलीज हो जाता है। ये आपको याद रखने की दोनों के दोनों गैसेस है। Fe2O3 सॉलिड होता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे 2 गैसेस रिलीज हुई, एक है SO2, दूसरी है SO3। उन दोनों में से कौन सी गैस का पंजेंट स्मेल होता है? पंजेंट यानी कि बदबूदार, इरिटेटिंग स्मेल। तो आपको याद रखना है कि SO2 का यहाँ पे पंजेंट स्मेल होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया जाता है। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। हम वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस रिएक्शन में लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने वाले हैं। जब हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वो वाटर डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। आप लोगों को ये एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर वाटर दिया हुआ है। उस प्लास्टिक के कंटेनर में हमने नीचे से ड्रिल करके 2 होल्स बनाए हैं। उन होल्स में से हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को पास किए हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है मेटल के रॉड्स। एक मेटल का रॉड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको हम एनोड कहते हैं। दूसरा मेटल का रॉड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है बैटरी के, उसको हम कैथोड कहते हैं। उन दोनों मेटल्स के रॉड के ऊपर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को प्लेस किया है। उस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होने वाले हैं। हमने वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड भी ऐड किया है, बिकॉज एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, जब भी बैटरी में से करंट पास होता है तो वो करंट पास होगा वाटर में से और हमें टेस्ट ट्यूब में गैसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस मिलेगा और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस मिलेगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस मिलने वाला है।
तो आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन वाला गैस होता है। पॉजिटिव आयन वाला गैस नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पे मिलता है। और दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन वाला गैस होता है जो हमें पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड पे मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को ये पूछते हैं कि कौन सी गैस कितने अमाउंट में कलेक्ट होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 का होता है, जो आपको यहां से पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये वाला पार्ट YKL यानी कि याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो वर्ड जो है वो आता है फोटॉन्स में से यानी कि सनलाइट में से। जब भी सनलाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ 2 रिएक्शन दिए हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और हमेशा एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रिएक्शन है वो है सिल्वर क्लोराइड का और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड का। हम इन पर्टिकुलर पाउडर को जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको एक कंटेनर यानी कि चाइना डिश के अंदर प्लेस करते हैं, उसको फिर सनलाइट में प्लेस किया जाता है। जब भी सनलाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये डीकंपोज हो जाते हैं, सिल्वर सेपरेट हो जाता है और क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है। आपको याद रखना है कलर कि सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है और जब वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में तो उसका कलर सिल्वर ही रहेगा। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का कलर येलो होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो स्प्लिट हो जाएगा और ब्रोमीन वहां से सेपरेट होके गैस के फॉर्म में वहां पे इवापोरेट हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। आप लोगों को 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। सबसे छोटे टॉपिक में से ये है आपके इस चैप्टर का, इसको सिर्फ इतना सा लर्न कर लोगे तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो वर्ड है इससे आपको आज पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा। जब भी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में मोर एक्टिव मेटल, ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव शो किया जाता है, मोर एक्टिव मेटल जब लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक मेटल होता है, दूसरा होता है मेटल का सॉल्यूशन। तो मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। इसको एग्जांपल के साथ समझो। मान लो मेरे पास एक मेटल ए है, दूसरा है मेटल का सॉल्यूशन। मेटल का सॉल्यूशन है मतलब कि यहाँ पे उसका एक सॉल्ट होगा। तो क्या होगा, अगर मेरा ए मोर एक्टिव मेटल है तो ये जो लेस एक्टिव मेटल बी है उसको वहां से डिस्प्लेस करके उसका ए का सॉल्यूशन बना देगा और बी वहां से सेपरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है और कौन सा मेटल लीस्ट एक्टिव है। तो उसके लिए हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी होगी। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल होता है वो है हमारा पोटेशियम, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और जो हमारा लीस्ट एक्टिव मेटल होता है वो होता है गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। पहले पोटेशियम आएगा, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, सबसे लीस्ट रिएक्टिव ये। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मेटल ए है जो है जिंक,
और मेरे पास दूसरे मेटल का सॉल्ट है जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे शो किया था। तो जिंक जो है आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे वो प्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से बन जाएगा ZnSO4। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे गिवन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है जो ब्लू कलर का होता है और उसके अंदर हम प्लेस करते हैं आयरन की नेल को। 30 मिनट्स तक आयरन की नेल को ब्लू कलर के कॉपर सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है और थोड़ी देर बाद हम नोटिस करते हैं कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन यानी कि FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन के नीचे आता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन उसको वहां से डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बना देता है। और आयरन की नेल के ऊपर हमें ब्राउन कलर की कोटिंग कॉपर की दिखाई देती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कॉपर की ब्राउन कलर की कोटिंग आयरन के नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज आता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप हो गया, लेकिन यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। वहां पे हमने देखा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। एक ए मेटल का सॉल्यूशन होगा और दूसरे सी मेटल का सॉल्यूशन होगा और उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए का सॉल्यूशन है, एक मेटल जो है वो पॉजिटिव पार्ट का होता है और उसके साथ जो आयन होता है वो नेगेटिव होता है। वैसे ही यहाँ पे एक और मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें मेटल जो है वो सी, जिसको मैंने पॉजिटिव आयन कहा है, और डी जो नेगेटिव आयन होता है। तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके एडी का फॉर्मेशन करेगा और ये जो सी है वो इस बी के साथ रिएक्ट करके सीबी का फॉर्मेशन कर देगा। इसको अब एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो मेरे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, सल्फेट नेगेटिव आयन, बेरियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो ये जो पॉजिटिव सोडियम है वो ये नेगेटिव क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl बना देगा और ये जो पॉजिटिव बेरियम है वो नेगेटिव सल्फेट के साथ कंबाइन होके बेरियम सल्फेट बना देगा। तो ऐसा रिएक्शन जहां पे दो सॉल्यूशन एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करते हैं उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज ये याद रखनी है कि जो BeSO4 है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। ये याद कर लेना, YKL याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाएगा। वैसे ही सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, वो जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन इसको हम स्प्लिट करें तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ AgBr बना देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ NaNO3 बना देगा। और अगेन यहाँ पे AgBr जो हमने पहले देखा था फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि वो येलो कलर का होता है, वो हमें PPT के फॉर्म में मिलेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो रेड वर्ड है वो आता है रिडक्शन प्रोसेस में से और ऑक्स वर्ड जो है वो आता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। मतलब कि जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस साथ में होती है तो उसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रिडक्शन के वक्त क्या होता है। रिडक्शन प्रोसेस के टाइम पे दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, आइदर ऑक्सीजन रिमूव होगा या तो हाइड्रोजन ऐड होगा।
ऐसी कोई भी प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन चला जाता है या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। उसका ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पे या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट इज आवर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसको एग्जांपल से स्टडी करते हैं। हमने ये रिएक्शन बहुत बार लिख लिया है कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पे नोटिस करोगे तो सिर्फ मैग्नीशियम है, यहां पे नोटिस करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दैट मीन्स यहां से यहां तक ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। जब भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम इस तरीके से एरो को शो करके मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। सिमिलरली जब कॉपर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वहां पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर का कन्वर्जन हो गया कॉपर ऑक्साइड में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये पर्टिकुलर कॉपर ऑक्साइड को मान लो हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है कि कॉपर सेपरेट हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर है, तो यहां से और यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो ऑक्सीजन चला गया। जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से हम एरो शो करके कह देंगे कि यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे वाटर है, डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक और रिएक्शन देखते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे है, यहाँ पे मैंगनीज क्लोराइड है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन चला जाता है इसलिए हम इसको कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे HCl है, यहाँ पे सिर्फ Cl2 है, हाइड्रोजन चला गया, जब भी हाइड्रोजन चला जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फेनोमेना है जो आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। कोरोजन में होता है कि जब भी कोई मेटल की सरफेस के ऊपर एयर, वाटर या तो एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करते हैं जिसकी वजह से मेटल्स की सरफेस ईटन अप हो जाती है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं कोरोजन। मेटल की सरफेस खराब होती जाएगी। इसका कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जैसे आयरन के ऊपर काट लग जाता है, कैसे लग जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास आयरन होता है, वो जब रिएक्ट करता है हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे एयर में प्रेजेंट हैं। तो आयरन का जो रस्टिंग होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है वाटर वेपर। तो उसकी वजह से आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है Fe2O3.XH2O। ये आपको पता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब रस्ट का कलर आप लोगों को पूछते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि आयरन का एक्चुअल में कलर ग्रे होता है, लेकिन जब वो रस्ट बन जाता है उसके ऊपर तो रेडिश ब्राउन कलर उसका हो जाता है। नेक्स्ट हमें कोरोजन का फेनोमेना डिस्कस करना है कॉपर के लिए। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, लेयर आ जाती है। क्यों आती है? तो जब भी कॉपर रिएक्ट करता है ये थ्री सब्सटेंसेस के साथ, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, उसके साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये एक्चुअल में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है।
ये आपको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे रस्टिंग के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी देखोगे तो ऑक्सीजन और वाटर तो है ही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो चुका है। और जो लास्ट है इसका एग्जाम्पल वो है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। आपने सिल्वर के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, उसका जो कलर है, उसकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है कुछ टाइम के बाद। एक्चुअल में सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, इसकी वजह से उसका जो कलर है, शाइन है, वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। जब एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सिल्वर सल्फाइड Ag2S का फॉर्मेशन होता है और ये एक्चुअल में ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है आपके सिल्वर के ऊपर। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सिंपल मतलब होता है फूड का सड़ जाना। जब भी फूड सड़ जाता है जिसकी वजह से बैड स्मेल या तो बैड टेस्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। एक्चुअल में रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। हमें पता है कि हमारे फूड के अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सड़ने लगता है और उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। टेस्ट खराब हो जाता है और स्मेल भी खराब हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करना चाहिए। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी होती है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं उसको हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फूड पैकेट्स आते हैं, पोटैटो चिप्स हो गए और डिफरेंट फूड पैकेट्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स को यूज किया जाता है। वो एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं। आपने खजूर के पैकेट्स देखे होंगे, उसको वैक्यूम पैक किया जाता है सो दैट वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन फ्लशिंग। आपने फूड के पैकेट्स के अंदर एयर देखी होगी, एक्चुअल में वो एयर नहीं होती लेकिन नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों नाइट्रोजन गैस को हम ऐड करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो फूड में ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट नहीं करता, हम एयर को फील वहां पे नहीं करते। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फूड के पैकेट्स आते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज किया जाता है टू स्टॉप द रेंसिडिटी प्रोसेस। और लास्ट है रेफ्रिजरेशन। हमने ये देखा है कि हाई टेम्परेचर पे फूड का ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाता है, तो अगर हम फूड को रेफ्रिजरेट कर देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस लो टेम्परेचर पे स्लो हो जाती है, इसलिए रेंसिडिटी भी स्लो हो जाती है। 2 से 3 दिन तक खाना हमारे फ्रिज में एज इट इज रहता है, रेंसिडिटी नहीं होती। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं। साथ साथ में अगर आपको पता हो तो हमने इस चैनल पे सोशल साइंस के वीडियोस भी अपलोड किए हैं फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है और जितने भी चैप्टर्स डिस्कस हुए हैं अभी तक उन सबकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम सोशल साइंस का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आपको कौन सा चैप्टर्स देखना है, कौन सा चैप्टर लर्न करना है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Until then, goodbye and have fun.